वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया और मैं हूँ एडवोकेट करण मौर्य। आज हम लोग देखने वाले अपना IBPS SO का मॉक टेस्ट। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट थर्ड है, इससे पहले दो हो चुके हैं, नहीं देखें तो देख लो जाकर। और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, और 50 में से आपके कितने सही हैं ये बात आप लोग मेरे को कमेंट में बताओगे। ठीक है, तो चलो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और पूरे के पूरे मॉक टेस्ट को निपटाना है अभी। ठीक है, तो आफ्टर रिसीविंग a section 13 to demand notice, a borrower submits a representation objecting to the notice. The secured debtor decides to reject the representation within what time must the creditor communicate its reasons? 5 year, 15 days, 1 hour या फिर there is no limit? तो आंसर दीजिए इसका फटाफट से। ओके, तो इसका आंसर हमारा 15 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एवरी कंपनी अदर देन अ वन पर्सन कंपनी मस्ट होल्ड इन एडिशन टू अदर मीटिंग्स अ जनरल मीटिंग ईच ईयर कॉल्ड द इलेक्शन रैली, कोर्ट मार्शल, रिलीजियस गैदरिंग या फिर एनुअल जनरल मीटिंग। तो इसको AGM कहते हैं, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है, इतना टाइम इसमें बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 58 ऑफ द RBI एक्ट द पावर टू मेक रेगुलेशंस टू कैरी आउट द पर्पसेस ऑफ दैट जनरली वेस्ट विद द एनी लोकल बोर्ड अलोन या सेंट्रल बोर्ड या फिर एनी शेड्यूल्ड बैंक या फिर सुप्रीम कोर्ट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन लग रहा है। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेंट्रल बोर्ड होगा। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड में कहाँ कहाँ के लोग होते हैं ये बात भी आप लोग एक बार पढ़ना जरूर। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 13 ऑफ द FEMA 1999, if a person contravenes any provision of the act, he is liable to a penalty which may extend to no penalty या फिर a fixed raise one only या फिर automatic imprisonment for life या thrice sum involved where quantifiable। तो इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका आंसर हमारा थ्राइस द सम इन्वॉल्व्ड वेयर क्वांटिफाइबल। ठीक है, 3 गुना राशि तक इससे वसूल की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैंक proposes to grant a large loan to a customer secured entirely against the pledge of the bank's own shares held by that customer. Is this permitted under the Banking Regulation Act? No, because loans are never permitted or all या फिर yes but only on public holidays या फिर yes this is fully permitted without restriction या फिर no section 20 prohibits loan secured against the bank's own shares। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। और ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद करके जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर हमारा बिल्कुल ये नहीं होगा ऐसा जो, और सेक्शन 20 में इसको प्रोहिबिट किया जाता है। ठीक है, लोन्स वगैरह को ऐसे। और हमारा ये एक बार देख लीजिए, IBPS लॉ ऑफिसर प्रिपरेशन बंडल है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं लॉ ऑफिसर की, सभी को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो आपको रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए होंगे क्योंकि आप बड़े बड़े नोट्स तो पढ़ोगे नहीं, रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए होंगे सब्जेक्ट वाइज, तो सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे इसमें। MCQs मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, सारे सब्जेक्ट्स के 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट वाइज, और मोस्टली बैंकिंग लॉस के होंगे क्योंकि बैंक से ही रिलेटेड हमारा एग्जाम। तो 50 और फर्स्ट जो 50 कैंडिडेट्स आते हैं उन्हें 349 में ये कोर्स मिलेगा, बंडल्स मिलेंगे सारे, पूरा का पूरा बंडल मिल जाएगा, और फिर 399 का हो जाएगा। तो आपको कैसे मिलेगा ये, आपको जिस इस नंबर पर कांटेक्ट करना है या ये QR भी स्कैन करोगे तो DM में पहुंच जाओगे सीधे, और मेरे को आप बताना कि आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो करा दूंगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर आर्टिकल 226 which court has the power to issue writs not just for enforcement of fundamental rights but also for any other purpose? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, विलेज पंचायत, हाई कोर्ट या फिर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन empowering courts to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the court's process when no specific provision exists is called the courts। एग्जीक्यूटिव पावर्स, इनहेरेंट पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स या फिर लेजिस्लेटिव पावर्स। आंसर दीजिए और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, ये वाली PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी PPT प्रैक्टिस के लिए। ठीक है,
और इसका आंसर हमारा इनहेरेंट पावर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, loans by a company to its own directors are generally restricted under the Companies Act, subject to certain circumstances, primarily to prevent directors from ever attending meetings या misuse of company funds for personal benefit of directors या company registration itself या फिर shareholders from voting। आंसर दीजिए आप लोग। ओके तो इसका आंसर हमारा मिसयूज ऑफ कंपनी फंड्स फॉर पर्सनल बेनिफिट ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when original documentary evidence is not available and copies or oral accounts of its contents are offered instead, this is called नो एविडेंस और डल या फिर प्राइमरी एविडेंस या फिर सेकेंडरी एविडेंस या फिर एक्सपर्ट ओपिनियन। तो अगर ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, नहीं अवेलेबल होते हैं, तो जब कॉपीज वगैरह दी जाती हैं तो उसे सेकेंडरी एविडेंस कहा जाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अ मैन्युफैक्चरर और सेलर may be held liable for harm caused by a defective product under the principle of प्रोडक्ट लायबिलिटी या मैरिज लॉ या इलेक्शन लॉ या फिर ट्रैफिक लॉ ओनली। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही तो यहाँ पर प्रोडक्ट लायबिलिटी की बात आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अपॉइंट्स बी एज एजेंट टू हिज टू सेल हिज कार फॉर एट लीस्ट रेज 3 लाख, बी विदाउट अथॉरिटी सेल्स इट फॉर 2.5 लाख, a letter ratifies this specific sale in writing. What is the legal effect of the ratification? The car sale is automatically criminal, या फिर द रेटिफिकेशन इज ऑटोमेटिकली void and has no effect, या फिर द सेल becomes as binding as if we had been originally authorized to sell at that price, या फिर we must personally pay the shortfall regardless of ratification। आंसर दीजिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। और इसका आंसर है द सेल बिकम्स बाइंडिंग। क्यों हो जाएगी बाइंडिंग? क्योंकि उसने बात कर ली है तो इसलिए बाइंडिंग हो जाएगी। और आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, रूल ऑफ स्टॉपल सेक्शन 121 BS से पढ़िएगा। इसमें क्या बोला गया है कि आपने एक बार जो बात बोल दी तो फिर आपको वो निभानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए साइंस अ ब्लैंक चेक लीफ अफिक्सेस द रिक्वायर्ड स्टैम्प एंड हैंड्स इट टू बी टू फिल एन in an amount for a loan not exceeding raise 20,000. B fills in raise 20,000. Is B's completion of the instrument valid? Yes, since the amount is within the limit authorized and covered by the stamp. Yeah, yes, even if the amount exceeds what the stamp covers. या फिर no blank instruments can never be completed by anyone. या फिर no, only a court can fill in the amount। तो 5 seconds आंसर दीजिए। ओके तो इसका आंसर हमारा यस, सिंस द अमाउंट इज विद इन द लिमिट ऑथराइज्ड एंड कवर्ड बाय द स्टैम्प। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल 19(1)(g) of the Constitution guarantees to all citizens the right to practice any profession or to carry on any foreign embassy, occupation, trade and business या फिर ऑल स्टेट या फिर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ये हमारा जो आर्टिकल 19(1)(g) है वो हमें आज़ादी देता है, ठीक है। Next question is the case in which the Supreme Court laid down guidelines against sexual harassment of women at workplace prior to a specific statute being enacted is विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, गोलकनाथ या फिर इंदिरा सावनी केस या फिर ओल्गा थैलिस। तो इसका आंसर हमारा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें हमें विशाखा गाइडलाइन दी गई थी जिसमें पॉश एक्ट बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट भी है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 16C स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड in favor of a person who fails to prove that he has performed or has always been ready and willing to perform the weather forecast या फिर essential terms of contract या astrological predictions या फिर color on the contract paper। तो इसका आंसर, अगर आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, 3 चीजें बोलता है, विलिंगनेस और रेडीनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो विलिंगनेस और रेडीनेस अगर नहीं थी तो कॉन्ट्रैक्ट को जो है इन्फोर्स नहीं करा सकता कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्वायरर इंटेंड्स टू परचेज अ लार्ज स्टेक इन अ लिस्टेड कंपनी क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड दैट ट्रिगर्स अ मैंडेटरी public office offered to other shareholders
Which SEBI regulation governs this obligation? SEBI म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशन या फिर इंडियन पीनल कोड, यस मोटर व्हीकल एक्ट, या फिर सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशंस। तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है सेबी वाला और यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात की गई है उस हिसाब से आप आंसर देंगे। तो इसका आंसर हमारा सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 12 ऑफ द सेबी एक्ट इंटरमीडियरी सच एज स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स मस्ट ऑपरेट ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, मेडिकल सर्टिफिकेट, या फिर अप्रूवल फ्रॉम लोकल म्युनिसिपैलिटी। आप वीडियो पॉज करके आंसर दिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम यहाँ नहीं होता है कि वीडियो पॉज कर पाऊँ। तो यहाँ है रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 a company formed for promoting charity, education or social welfare which applies its profits to its objective and objects and prohibits payment of dividend to members is called a फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, या फिर वन पर्सन कंपनी। तो आपने पढ़ा होगा सेक्शन 8, तो उसको बोला जाता है कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 66C ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 fraudulently using another person's password, digital signature or unique identification feature is punishable as a civil matter, या फिर not an offense, या फिर a minor offense, या minor traffic violation, या फिर identity theft। तो आपने इस सेक्शन 66C पढ़ा होगा आईटी एक्ट का, वहाँ को बोला जाता है चीटिंग बाय पर्सोनेशन, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट होता है पर्सोनेशन की तरह, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a gift once validly made and accepted may be revoked by the donor only in circumstances recognized under the donor's mood on any given day, या no revocation is ever possible under any circumstances, या section 126 such as by mutual agreement on a specified event, या फिर a coin toss। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में, ओके। तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 126 सच एज म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑन ए स्पेसिफाइड इवेंट। Next question, the legal maxim voluntary non-fit injuria means that a person who consents to a risk cannot later own any property या ever enter into any contract, या फिर complain of injury arising from that consented risk, या फिर vote in an election। तो आपने एक केस सुना होगा, मोटर कंपनी का एक केस था, याद नहीं मेरे को क्या था वो। तो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि आप कोई भी काम करते हो और आप उस काम में रिस्क और आप वहां बैठते हो देखते हो, तो वहां पर आप ये वाली डॉक्ट्राइन लागू कराएंगे कि आपने जो है अपनी कंसेंट दी थी रिस्क के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब है कि कंप्लेन ऑफ इंजरी अराइजिंग फ्रॉम दैट कंसेंटेड रिस्क, और ये नहीं की जा सकती कंप्लेंट क्योंकि आपने रिस्क के लिए पहले ही कंसेंट दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए थ्रेटन्स टू पब्लिकली एक्सपोज a fabricated scandal about B unless B hands over raise 5 lakh, B in fear hands over the money. This offense is best classified under the BNS as theft since money changed hands, या फिर trespass, या फिर no offense, या फिर extortion since B was put in fear of injury to induce delivery of property। तो इसको extortion बोलेंगे क्योंकि उसने क्या बोला था कि उसने उसको ब्लैकमेल किया था एक तरीके से, ठीक है, इसीलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 23 द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, डिफीट्स प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, इज फ्रॉडुलेंट और कोर्ट रिगार्ड्स इट एज एक्सपेंसिव, अनरजिस्टर्ड, रिटन इन फॉरेन लैंग्वेज, या फिर इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आंसर दीजिए, ओके। तो इसका आंसर हमारा इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। Next question है, under BSA 2023 the general rule is that the burden of proving a fact lies on the person who is entirely unrelated to the case, या फिर only the judge personally asserts the fact and wishes the court to believe in its existence, या फिर never has to prove anything। 5 seconds आंसर दीजिए, ओके। तो इसका आंसर asserts the fact and wishes the court to believe in its existence। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Investigation and enforcement of contraventions under FEMA are primarily carried out by the इलेक्शन कमीशन, ईडी, या फिर लोकल पुलिस, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। आपने ईडी का नाम बहुत सुना होगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, बहुत लोगों के पीछे पड़ चुकी है, केजरीवाल वगैरह के भी। तो यही है, फेमा एक्ट के अंदर आती है, ईडी सब में जो है इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 108 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द contrary, the lessee is bound to disclose to the lessor any nothing whatsoever, या फिर his family's income tax return, या फिर fact materially increasing the value of lessor's interest or of which the lessee becomes aware, या फिर his personal medical history। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेजर वाली बात है, लेजी वाली बात है, तो यहाँ इसका यही आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ द सीपीसी कोर्ट्स में अलाउ आइदर पार्टी टू अल्टर और अमेंड देयर प्लीडिंग्स इन सच मैनर एज मे बी just and necessary for determining the real question in controversy, या only if the opposing party is absent, या फिर never amendments are always void, या फिर only after the case is fully decided। तो आपने सुना होगा अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, तो इसमें रूल 11 और रूल ऑर्डर 6 रूल 17 में है, और ये अमेंडमेंट की पावर है, अमेंडमेंट की जो अनुमति है वो न्यायालय दे सकता है, किसके लिए, डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी, बस नेचर ऑफ सूट नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इंडियन ईजमेंट्स एक्ट 1882 एन ईजमेंट acquired to secure the flow of light or air to a building through defined openings uninterrupted for the prescribed period is called an easement of light and air, loud noise, foreign travel, या फिर अंडरग्राउंड माइनिंग। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा लाइट ऑन एंड ईयर, और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, आपको वहीं पर ये पीपीटी मिलेगी, और नोट्स वगैरह की जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बाकी लास्ट में ही मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेइंग स्टाम्प ड्यूटी ऑन एन इंस्ट्रूमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी जनरली फेल्स ऑन always a random third party, या partly specified for that instrument under the act such as executant, या always the state government, या फिर no one stamp duty is always optional। तो इसका आंसर हमारा पार्टली। ठीक है, पार्टी स्पेसिफाइड फॉर दैट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और इसमें आपको उतनी फीस देनी पड़ती, स्टाम्प देना पड़ता है जितना के बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेट्स ऑफ द इश्यू डिपार्टमेंट ऑफ द आरबीआई कंसिस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन, फॉरेन सिक्योरिटीज, रूपी कॉइन एंड रूपी सिक्योरिटीज, फॉरेन रियल एस्टेट, इक्विटी शेयर्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स, या फिर रियल एस्टेट होल्डिंग्स। तो इसका आंसर दीजिए फटाफट से। ओके, तो इसका आंसर हमारा रूपी सिक्योरिटीज। ठीक है, आरबीआई का सेक्शन 33 बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 182 एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू any act for another or to represent another in dealings with third person, that other person is called the principal, बेली, indemnifier, या फिर श्योरिटी। आंसर कीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो इसका आंसर हमारा प्रिंसिपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस द कोर्ट में इन एडिशन टू द प्राइमरी रेमेडी ऑल्सो अवार्ड automatic deportation, nothing else under any circumstances, या a criminal conviction always, या फिर compensation for breach of contract। आंसर दीजिए इसका आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा compensation for breach of contract। बाकी ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया कीजिए, नहीं समझ में आता है तो, वैसे तो आपको आ ही जाएगा जब आप लोग आईपीएस एसओ की तैयारी कर रहे हो। तो क्वेश्चन है, एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ सेबी जनरली लाइज बिफोर द, तो सिक्योरिटीज अपील एट ट्रिब्यूनल में लाई करेगी, बाकी तो ये सब बेकार ही है। ठीक है, सिक्योरिटीज ट्रिब्यूनल, अब सिक्योरिटी अपील एट ट्रिब्यूनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 33 ऑफ द आईबीसी इफ नो रिजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल पास एन ऑर्डर फॉर द immediate criminal prosecution, या ट्रांसफर ऑफ द केस अब्रोड, या लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, या फिर ऑटोमेटिक पार्डन ऑफ ऑल डेट्स। तो आंसर दीजिए इसका।
ओके, तो इसका आंसर हमारा लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 49A नो पर्सन अदर देन अ बैंकिंग कंपनी द आरबीआई और स्पेसिफिकली permitted institutions can accept from the public deposits of money withdrawal by verbal request only, foreign currency only, barter exchange या फिर चेक। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा चेक से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर बीएनएस 2023 putting a person in fear of injury to extort money or a valuable security is called extortion, defamation, sedition, trespass। तो ऐसे क्वेश्चंस ढूंढा कीजिए। सिंपल सी चीज एक्सटोर्शन बन गया आपका काम, एक नंबर आपका फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना शुरू कीजिए, कुछ कुछ आंसर तो ऐसे मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट passes a law depriving a person of his property without any legal authority or procedure whatsoever which constitutional provision is most directly violated। आर्टिकल 1 या आर्टिकल 300A, आर्टिकल 21 या फिर नो प्रोविजन। तो आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 300A में जा चुकी है, तो इसका आंसर वही होगा। ठीक है, और ये हटाया कब गया था फंडामेंटल राइट से, ये बात आप लोग मेरे को बताना कमेंट में। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रायल कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल jurisdiction passes a decree against A. A wishes to challenge this decree. What is A's ordinary remedy under the CPC? Only a criminal complaint against judge या फिर direct approach to foreign court या फिर no remedy exist या फिर an appeal to court authorized to hear appeals from such decision under section 96। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल सा है, सेक्शन 96 में वो अपील करेगा, फर्स्ट अपील जिसे बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 49 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 a document record to be registered but not registered generally cannot be used as evidence of a transaction about sports event या फिर affecting immovable property या concerning a public holiday या फिर involving any oral conversion। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा affecting immovable property। ठीक है, मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट की तरह कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं ना ही एक्सप्लेनेशन में। क्वेश्चन है 40 इन द एब्सेंस ऑफ evidence to the contrary the holder of a negotiable instrument is presumed by courts to be a holder in due course, unauthorized agent, thief या फिर fraudulent possessor। आंसर दीजिए, और इसका आंसर हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर आ जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोफेशनल अपॉइंटेड to manage the affairs of the corporate debtor during the insolvency resolution process is called the ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, विलेज सरपंच, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या फिर स्कूल प्रिंसिपल। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द बीएनएस 2023 द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट dishonestly taking movable property out of another's possession without consent is dealt with under section 303 1 500 या फिर 111। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा है 303 जिसको हम थेफ्ट कहते हैं। थेफ्ट की जो पनिशमेंट है वो बताना आप लोग कहाँ पे दी गई है और कितनी है, कमेंट में बताना थेफ्ट की पनिशमेंट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एन अकाउंट इज जनरली क्लासिफाइड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट when the borrower fails to make payments for a period specified by RBI guidelines typically there is no such classification 90 days 1 day या फिर 20 years। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। एनपीए की जो क्लासिफिकेशन वो तो इसकी है 90 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी ceased to be a fundamental right and instead become a criminal offense completely abolished with no protection या फिर constitutional right under 300A या फिर a directive principle only। तो हमने अभी बात की भी थी अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है कहाँ डाल दिया गया है, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट अब ये नहीं रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू इंटरेस्ट इट्स मनी रेमिटेंस एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस to an entity that will accept monies for its account. Under the RBI Act, which entity undertakes this role? The RBI under Section 20 या any private citizen या foreign MNC या फिर a local NGO. तो आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर है हमारा RBI, ठीक है, अंडर सेक्शन 20 लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीमेंट्स द मीनिंग of which is not certain or capable of being made certain are created under the act as automatically criminal void converted into gift या फिर valid without exception। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए आप लोग और हमारा इसका आंसर है void हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 143 ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 17 of the NI Act including check dishonor under section 138 are tried by a magistrate। तो only after 20 years या only by jury trial या समरली एज फार एज प्रैक्टिकेबल या फिर ओनली बाय हाई कोर्ट डायरेक्टली। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जो भी एनआई एक्ट के केसेस देखे जाते हैं वो समरीली देखे जाते हैं। ठीक है, समरी ट्रायल की तरह देखे जाते हैं। तो ये है समरीली देखा जाएगा। और समरी ट्रायल दिया कहाँ पे है ये बात आप लोग मेरे को बताएंगे, ठीक है, कॉमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन एम्पावरिंग द आरबीआई टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनीज इंक्लूडिंग फिक्सिंग मैक्सिमम लिमिट्स इज फाउंड इन सेक्शन 501 या फिर 21। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक्शन 21 में दिया गया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अंडर द जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर ऑफ द बीएनएस एन एक्ट डन बाय अ पर्सन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विद इन इट्स लिमिट्स इज ऑटोमेटिकली डिफेमेशन ऑलवेज अ कैपिटल ऑफेंस नॉट एन ऑफेंस या फिर पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑलवेज। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके तो इसका आंसर हमारा नॉट एन ऑफेंस। जब प्राइवेट डिफेंस में आप एक्ट करते हैं जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा, तो वहां पर कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है अ बैंक प्रोड्यूसेस अ प्रिंट आउट ऑफ अ कस्टमर्स ट्रांजैक्शन हिस्ट्री स्टोर्ड इन इट्स कोर बैंकिंग सिस्टम अलोंग विद द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट अबाउट द कंप्यूटर्स ऑपरेशन अंडर द बीएसए। इज दिस प्रिंट आउट एडमिसिबल? नो या फिर नो कंप्यूटर प्रिंट आउट्स आर नेवर एडमिसिबल या फिर यस ओनली इफ इट इज प्रिंटेड इन रेडिंग या फिर यस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विद रिक्विजिट सर्टिफिकेट आर एडमिसिबल अंडर सेक्शन 63। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात की गई यहाँ पर और ये सेक्शन 63 में बिल्कुल वैलिड है। अब आप लोग बताएंगे कि ये वीडियो कैसी लगी। दूसरी बात कमेंट करना आंसर्स जो मैंने पूछे 50 में से आपके कितने आए ये बताना। और नोट्स के लिए मैं बता देता हूँ, नोट्स के लिए आपको क्या करना है, IBPS एसओ लॉ ऑफिसर का पूरा बंडल है ये, आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के और इम्पोर्टेंट MCQ सब्जेक्ट वाइज 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल मॉक टेस्ट होंगे। स्पेशल ऑफर ये कि 50 कैंडिडेट्स के लिए 349 का पड़ेगा, बाकी उसके बाद में 399 का इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा आपको? आपको बस ये जो है QR नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारी जानकारी वहां दे दी जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से तैयारी कीजिए।